Okay, beta. So in today's lecture, we will study about tenses. So why we should study tenses? Beta, one thing you have to keep in mind: if you study tenses, you will be able to understand preposition properly. Which type of preposition? Preposition of time. As you know, we have finished fixed preposition with concepts. Therefore, we talked about a specific preposition. In a specific preposition, we usually learned approximately 32. But now it is time to study about preposition of time. But before discussing about preposition of time, you must discuss what is meant by tenses. If you understand tenses, then you will be able to understand preposition of time. बेटा जब भी आप preposition शुरू करो, कौन से preposition? Preposition of time. तो एक बात याद रखना, preposition of time पढ़ने से पहले आपको tenses पढ़ने पड़ते हैं. Tense mean to say time. तो इसलिए जब भी हम preposition of time यूज़ करते हैं, वो tenses की composition देख के वो preposition यूज़ करते हैं. अगर आप tenses ना पढ़ें और डायरेक्टली आप preposition of time पढ़ें तो उसमें कॉन्सेप्चुअली आप नहीं पढ़ सकते. रट्टा तो लगा सकते हो और रट्टा जो है वो टेस्ट में काम नहीं आता. Okay, so whenever we say why tenses are important, if I say कि I have been teaching English since 2019, तो यहाँ पर होगा since. I have been teaching since 2019. लेकिन अगर यही सेंटेंस में कहूँ I taught English in Karachi since 2019, तो यहाँ पर होगा in 2019. तो वही साल तो सेम ही है 2019, लेकिन एक टेंस में लग रहा है in और दूसरे में since. सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि I wake up at 8 o'clock, it simply mean to say I wake up at 9 o'clock, I wake up at 10 o'clock. लेकिन दूसरा मैं सेंटेंस कहता हूँ I have been teaching since 9 o'clock. तो यहाँ पर since आ गया, वहाँ पर 8 है, तो सिमिलरली ये प्रीपोजिशन होते हैं. अब दूसरा बात करते हैं. पहले हमने बात की कैलेंडर की, दूसरा हमने बात की क्लॉक की. तीसरी बात ये है सीजन्स. I have been living in Jamshoro since summer. यहाँ पर हमने लगाया since summer. लेकिन अगर मैं कहूँ कि I lived in Jamshoro in summer होता है, तो ये टेंस को देख के हम यूज़ करते हैं preposition of time. तो somehow टेंसेस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. बेटा टेंस मीन टू से, अब देखो बेटा दो तरीके की इंग्लिश होती है. एक होती है अमेरिकन, दूसरी होती है ब्रिटिश. हम पढ़ते हैं ब्रिटिश फॉर योर एकेडमिक पर्पस, लेकिन हम डेली लाइफ में जो सेल फोन में आप यूज़ करते हो वो होती है अमेरिकन. बेटा इसके डिफरेंसेस पे नहीं जा रहे, बस आप याद रखें एक होती है अमेरिकन, दूसरी होती है ब्रिटिश. अमेरिकन के लिए एक बुक है जॉन ईस्टवुड का ऑक्सफोर्ड ग्रामर. वहाँ पर उसने अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश को डिफ्रेंशिएट किया है. बाकी जो रेनन मार्टिन है, जो जूली है, या दूसरे जो बुक्स हैं बेटा सिमिलरली वो ब्रिटिश पे फोकस करते हैं. बेटा जो मेरा बुक है बेसिक टू एडवांस आर्ट ऑफ इंग्लिश, वो फोकस करता है दोनों लैंग्वेजेस पे. तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया ये चीज़ें. अच्छा, टेंसेस को पढ़ने के बाद आपको पढ़ने पड़ते हैं नरेशन और वॉइसेस. वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इफ़ यू डू नॉट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड नरेशन, दैट इज नोन एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इसके अंदर 5 आपके सीनियर्सिटी के अंदर नरेशन के हर साल आते हैं. तो जब टेंसेस पता होंगे तो लॉजिक्स आप यूज़ करोगे नरेशन के अंदर, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करके, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट को कन्वर्ट करते हैं हम. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट वॉइसेस, यू हैव हर्ड अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. बेटा ये भी यूनिवर्सिटी में हर साल 5 आते हैं. नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड, टेंसेस को पढ़ने के बजाय अगर आप टेंसेस ना पढ़ें, ना ही फिर आप प्रीपोजिशन समझ पाते हो, ना ही नरेशन, ना ही वॉइसेस. सो दिस इज वाई टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं टेंसेस में क्या पढ़ाऊँगा? अगर जब मैं पढ़ाऊँ थो, था, थी, रहो, आया, चुको, आया, बेटा मूंखे लत हणी था कड़ी छॾिजो. सो अगर कोई उस्ताद पढ़ाए कि मैं ये कर रहा हूँ, मां ही खाई रहियो आहियां, अली खाई रहियो आहे, उन उस्ताद खे लत पहिरियां हणो, पोइ तव्हां अकेडमी चेंज करे छॾींदा कयो. बेटा ये जेको तव्हां तबाह थींदा हो न यूनिवर्सिटी CSS के अंदर, सो इन CSS सेम टीचर्स फॉलो दीज बुक्स दैट आई एम गोइंग टू टीच यू. जो मैं CSS के लिए पढ़ रहा हूँ वही चीज़ मैं आपको यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप यूनिवर्सिटी में आ जाएँ और वो ग्रेजुएशन वहाँ पर हो जाए. तो GST, PhD, HST, सिमिलरली जो दूसरी टेस्टें हैं उसके लिए आप दरपदर ना हो, स्पेशली इंग्लिश के वजह. बाकी जो दूसरे सेक्शन हैं GK या साइंस, उसमें रटा लग जाता है. इंग्लिश में लॉजिक होता है और मैथ्स में लॉजिक होता है. लेट्स कमेंट्स. तो बेटा इंग्लिश हुई कितने टाइप्स की? 2 की. अमेरिकन, ब्रिटिश. तो हम ब्रिटिश सीख रहे हैं. बेटा ब्रिटिश मीन टू से लंदन, UK, उमरकोट, जस्ट किडिंग, यूनाइटेड किंगडम. तो इसको हम यूरोप के अंदर ये एक सिटी है, सॉरी कंट्री है.
दूसरी बात बेटा, इसकी जो इंग्लिश की ग्रामर है ये ब्रिटिश वालों ने नहीं लिखी, ये लिखी है लैटिन वालों ने। किसने? तो लैटिन एक लैंग्वेज है, तो इन्होंने लैटिन वालों ने लैटिन मीन टू से लातीनी बोली। लातीनी मीन टू से लैटिन लाम लातीनी लातीनी। बेटा एक होता है ग्रीक, दूसरा होता है लैटिन। बेटा ग्रीक मीन टू से यूनानी। मैं यहां पर अभी टेंसेस कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको हिस्ट्री समझा रहा हूं। डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन। बेटा जब ग्रीक सुने आप तो इसकी ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन होती है वो साइंस के अंदर होती है। यू हैव हर्ड अबाउट ग्रीक मेडिसिन, ग्रीक मेथोडोलॉजी, ग्रीक के हिसाब से आप फिलोसोफर सुनोगे, अरिस्टोटल, प्लेटो, के सोक्रेट्स, एनाक्सिमेंडर, हेराक्लाइटस। तो ये क्या होते हैं? आपके ग्रीक फिलोसोफर्स होते हैं। तो ये जो साइंस है वो ब्रांच थी 2000 सालों के लिए। ग्रीक की एक लैंग्वेज है। ग्रीक के जो यूनानी जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने फिलोसॉफी एक सब्जेक्ट दरियाफ्त किया था। तो जब साइंस नहीं थी तब से फिलोसॉफी है। और एक बात दूसरी याद रखना, इस्लाम से पहले फिलोसॉफी है। सो ये जो साइंस से पहले क्या है? फिलोसॉफी। ये फिलोसॉफी बिल्कुल दादे आदम जे ज़माने जी समझिए नो। सो सिमिलरली अब इसको लेते हैं हम ग्रीक के। सो ग्रीक मेडिसिन बनाते थे और उनकी साइंस में कंट्रीब्यूशन है। अब आते हैं लैटिन पे। बेटा लैटिन वालों का जो कंट्रीब्यूशन है वो होता है लैंग्वेजेस के अंदर। अब ग्रीक में कैसे? फ्रॉग का नाम है राना टाइग्रेना, किंगडम्स एनिमलिया, प्लांटी, ये अरिस्टोटल ने बताया था। तो बेटा ये ग्रीक फिलोसोफर था जिसने साइंस के अंदर कंट्रीब्यूशन किए हैं। अब हम बात करते हैं लैटिन की। अब मे भी आपको लगे सर इंग्लिश था पढ़ाए हो या हिस्ट्री था पढ़ाए हो। सो बेटा वन थिंग यू टू कीप इन माइंड, यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग। अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में चले जाएं, ऐसे नहीं वहाँ पर क्या पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत तो पता हो कि ये चीज़ें होती हैं इस लैंग्वेजेस के अंदर। या साइंस के किसी इदारे में चले जाएं, जूलॉजी, बॉटनी, तो इसको आपको पता हो कि ग्रीक क्या है, लैटिन क्या है। अब आते हैं दूसरी बात, ग्रीस एक मुल्क है, उसकी ये लैंग्वेज है ग्रीक। अभी इसको कहते हैं यूनान, जो टर्की के साइड में ही है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के लैटिन पे। बेटा लैटिन जो है यहाँ पर आपने यू हैव हर्ड अबाउट लैटिन अमेरिका। उसके अंदर कुछ मुल्क ममालिक आते हैं, ब्राज़ील, मैक्सिको, कनाडा, ये समहाउ ये ऐसे आते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। इन्होंने क्या किया था, एक कंपनी थी ब्रिटेन की, ब्रिटेन वालों को कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। इनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने सबको धोया था। हाँ 200 साल तक ना मतलब हुकूमत के पादरणी। सो सिमिलरली बेटा अभी जो मार रहे हैं आपको वो अमेरिकन मार रहे हैं, और 200 साल जिसने मारा था वो कौन था? ब्रिटिश। अब आते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ब्रिटेन वाले आए तो यहाँ पर उन्होंने जॉब्स शुरू की। और ये जो लिटरेचर था, जो भी दुनिया की लिटरेचर था लैटिन के अंदर या ग्रीक के अंदर, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुई 1400 सदी में। कब? 1400 सदी में, 14th सेंचुरी आप इसको कह सकते हो, और इसको आप 1400 सदी कह सकते हो। इसमें अंदर क्या हुआ, यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आई। तो उन्होंने क्या किया, जो डिस्कवरीज ग्रीक लैंग्वेज के अंदर है या लैटिन लैंग्वेज के अंदर, उन्होंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू किया। सो सिमिलरली जब कोई भी एम्पायर बनता है तो वो उसको क्या करता है, अपनी लैंग्वेज को प्रीफर करता है। सिमिलरली अब आते हैं अपने ही सदी में। तो लैटिन वालों के साथ लैटिन वाले कारोबार करना चाहते थे, किससे? ब्रिटिश इंग्लिश वालों से, ब्रिटेन से, ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी। तब क्या हुआ, जब आप किसी से ट्रेड करते हो तो लैंग्वेज सीखते हो। वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, अब अगर आप हैदराबाद जाएं तो वो सिंधी में बात कर सकता है आपसे। जब आप बिजनेस ओपन करो तो जितनी आपको लैंग्वेजेस आती हैं उतने आप इंटेलिजेंट बनते हो। सो सिमिलरली टॉपिक 10 से, लेकिन थोड़ा हम सिनारियो को समझे तो बेहतर है। आज के यूथ को पता हो तो ये चीज़ें ऐसे चलती है दुनिया के अंदर। सो यहाँ पर एक बार याद रखना, लैटिन वालों ने क्या किया, उनको तिजारत करनी थी, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो उन्होंने क्या की, देखो कभी भी मालिक आपकी लैंग्वेज नहीं सीखता, गुलाम सीखता है, या जिसको नीड हो वो सीखता है। तो उन्होंने इस ब्रिटिश इंग्लिश की ग्रामर बनाना शुरू की। डन। अब इसकी ग्रामर बनाना उन्होंने शुरू की। अब जो है फर्दर कंट्रीब्यूशन ये खुद ब्रिटेन वाले कर रहे हैं इस दौर में। अब थोड़ा सेंचुरी को आगे लेते हैं। अब यहाँ पर जब आए, बंगाल को उन्होंने इन्वेट किया, दूसरे ममालिक को इन्वेट किया बाय द हेल्प ऑफ डिवाइड एंड रूल। जब भी आपका दुश्मन ताकतवर हो उनको तोड़ो, फिर उनको छितर मारो। सो दिस इज़ द रूल ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब यहाँ पर आते हैं दूसरी चीज़, जब अंग्रेज़ काबिज हो गए तो यहाँ पर उन्होंने एक डिवाइड एंड रूल किया कि ये सुन्नी, ये शिया, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये फलां फलां। डन। अब दूसरी चीज़, जाहिर सी बात है वो वहाँ पर आए, यहाँ पर तो उनके पास जॉब्स थी। अब जॉब्स तो होंगी, लेकिन किसके बेसिस पे दे रहे थे? लैंग्वेज के बेसिस पे।
अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको हम जॉब देंगे। हाँ, मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि हमने जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी, इंडिया हिंदुओं के साथ सिख क्रिश्चियन ये सारे मिलके लड़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन ये जब हारे तो क्रेडिट मिला हारने का सिर्फ मुसलमानों को। उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई, उनके जो बिजनेस थे वो जब्त किए गए, उनके जो बच्चे थे वो स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते थे, वो न्यू प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे, वो ब्रिटेन के अंडर जॉब नहीं ले सकते थे। तो ये मुसलमानों के ऊपर ये था। लेकिन जब हमारी लैंग्वेज आई तो सर सैयद आपने सुना होगा, उसने कहा था कि इंग्लिश को सीखो और टेक्नोलॉजी को सीखो, साइंस को सीखो। तब क्या हुआ, फिर हम भी सीखना हमने शुरू किया, लेकिन हमसे पहले हिंदुओं ने शुरू किया था। तो जो बंदा पहले शुरू करता है वहीं लास्ट में मज़ा लूटता है, जो बाद में सीखता है बाद में वो थोड़ा बहुत प्रिविलेज हासिल करता है। तो जॉब्स ज़्यादातर किन को मिली? हिंदुओं को। अब यहाँ पर आते हैं हिंदुओं को क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश को सीखा था। अब इंग्लिश के बुक्स हैं, मैं थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। बेटा जब ब्रिटेन वाले आपको मार रहे थे बहुत, तो 1935 में, वैसे 1937 में एक इंडियन एक्ट था, वो आया था 1937। तो ब्रिटेन वालों ने हम पे कब्जा किया था। दैट्स वाई हमारा जो कानून है वो ब्रिटेन को ज़्यादातर प्रमोट करता है और यूरोप को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि ग्रीक वालों ने डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, ये सारी चीज़ें इन्होंने इन्वेट की थी, न्यू चीज़ें। अब आते हैं हम अपनी 1935 पे। बेटा एक बुक पब्लिश हुआ अभी, इसका नाम है रेन एंड मार्टिन। आपको लगेगा ये इस दौर का है, नहीं, इसको आप एडिशन कर सकते हो। ये है पहला बुक, पब्लिश हुआ 1935 में। इसके कितने सिफात थे? तब सिफात थे 160। तो इसमें उन्होंने बेसिक इंग्लिश दी थी कि इंग्लिश को सीखो और हमसे जॉब वगैरह लो। चलो, ये इंडिया वालों ने बहुत फॉलो की और आज ये हमारे सिलेबस में है, इंडिया के यूपीएससी में और हमारे सीएसएस के अंदर। तो हम जो टेंसेस सीखेंगे सिर्फ इससे नहीं सीखेंगे। अब आते हैं दूसरे सिलेबस के अंदर। बेटा एक दूसरा बुक है जो कि 1980s में पब्लिश हुआ, उसका नाम है जॉन ईस्टवुड, बंदे का। अब ये क्यों? बेटा जब आप टेंसेस सीखते हो ना, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर नहीं, कुछ सेम चीज़ें हैं और कुछ इसकी चीज़ें जो अंदर हैं वो इसके अंदर नहीं है। तो हमें पढ़ना पड़ता है ज़्यादातर बुक्स, जितना बुक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। दूसरी बात, तो जॉन ईस्टवुड का जो बुक है ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर, सिर्फ है ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर। इसके अंदर बेटा जो नरेशन है ना, वह जो इसके अंदर वॉइसेस है ना, ज़बरदस्त। जो इसके अंदर इसने टेंसेस डिस्कस किए हैं, ज़बरदस्त। रेन एंड मार्टिन की जगह नहीं जब आप नरेशन और वॉइसेस पढ़ते हो। तो मेरा बुक जो है वो 4 बुक से है। अब आते हैं तीसरे बुक पे, जॉर्ज यूली। बेटा इसका जो बुक है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर विथ आंसर्स। बेटा इसके अंदर पेज नंबर 324 to 332, मेरे पास जो एडिशन है इसके अंदर ये एडिशन है। बेटा इसने जो प्रीपोजिशन समझा है फर्स्ट क्लास। जो प्रीपोजिशन आपको मैंने पढ़ा है, फिक्स प्रीपोजिशन, स्पेसिफिक प्रीपोजिशन, और अभी जो पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो सिमिलरली यू हैव टू कीप इन माइंड ये 3 बुक्स हैं। जॉन ईस्टवुड से नरेशन और वॉइसेस पढ़ेंगे, जॉर्ज यूली से प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। तीसरी बात, टेंसेस हम इन तीनों से पढ़ेंगे, क्योंकि वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जिस वे से मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा, कोई मैं सिंधियों वाला बुक फॉलो नहीं करूंगा। और जब आप टेंसेस यहाँ पर ख़त्म करोगे, एक बार याद रखना, व्हेन यू बिकम द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, you will be able to write, you will be able to speak and you will be able to represent your topic। तो ये यहाँ पर आप ऐसे सीखो। एंट्री टेस्ट मतलब ऐसे नहीं कि एंट्री टेस्ट मतलब एंट्री पास की और यूनिवर्सिटी में आ गए कि एबल है यूनिवर्सिटी में, नहीं। एंट्री टेस्ट का मतलब होता है आप यूनिवर्सिटी के लिए एबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ पर टेस्ट देके भूल जाओ, नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें काम आती हैं। दे विल टीच यू टेंसेस, दे विल टीच यू प्रीपोजिशन, दे विल टीच यू सेंटेंस कंपोजिशन, they will teach you conditionals, they will teach you reading comprehension, they will teach you each and everything, antonyms, synonyms, tenses and so on। So similarly जो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, चाहे फिजिकल वाले और ऑनलाइन वाले, आप अगर अब मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश आपको यूनिवर्सिटी में कैसे कहाँ काम आएगी। टेंसेस तो हम सीख लेंगे आराम से, लेकिन थोड़ा रोड मैप आपके पास माइंड में होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ अगर सीखो तो 5 सवाल करो। Why should I learn? Why should I learn? How should I learn? When should I learn? अब आगे 2-3 और भी लगा लो कि पहला सवाल है कि क्या सीखें, कब सीखें, कैसे सीखें, क्यों सीखें और कहाँ सीखें। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, फिर अब मज़ा आएगा सीखने का। तो बेटा when you become part of university, for example बख्तावर is graduate,
शी कैन टेल यू कि बेटा अगर आप चाहे एमडीकेट वाले डिपार्टमेंट के अंदर हो, जूलॉजी, बॉटनी, एमएलटी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, चाहे आप इंजीनियरिंग के क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, मैथ्स, या फिर आप केमिस्ट्री भी डाल दें इसके अंदर या दूसरे सब्जेक्ट भी डाल दें, आई डोंट नो फर्दर अबाउट इट, मेनॉन का भी डाल दें, नो इशू। बेटा अगर आप तीसरा डिपार्टमेंट डाल दें सोशल साइंसेस, सोशल साइंसेस ये तीसरी कैटेगरी होती है। मैं आपको कभी समझाऊंगा कि कौन सा के डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा है। अच्छे सारे हैं, माल किथे आई किथे जल्दी नौकरी मिली हुई थी। सिमिलरली दूसरी चीज़, बेटा एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि जब भी आप यूनिवर्सिटी के का हिस्सा बनोगे तो आपका एक सब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा? इंग्लिश। ये होगा बैचलर्स के 2 सालों तक कंटिन्यू आपका ये इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। 4 सेमेस्टर होंगे, 4 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर 6 मंथ्स का, 2 साल। अब पहले सेमेस्टर में वो मैम पढ़ेगी, आएगी, एक सोर्स पे ज़्यादातर आते हैं, मेरे पास जो भी आए वो सोर्स पे आए। हेलो बॉयज, टुडे आई विल टीच यू टेंसेस। पोर जना बाहर संदिया एडा वडान पुछनिया पीडीएफ मोकले आदि ग्रुप में पहाड़ पढ़ी ते अच्छो। सो यूनिवर्सिटी में एक कहावत है, एक बात याद रखना, जो चीज़ मैं जब गया था यूनिवर्सिटी में तो सोच रहा था मैं सीएसएस के लिए तैयारी करूंगा, वहाँ पर टीचर मिलेंगे, दे विल टीच मी ऐसे, दे विल टीच मी ईच एंड एवरीथिंग, they will teach me communication skills, they will teach me blah 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 blah, and when I finish university I will complete all subjects of CSS। लेकिन जब वहाँ पर आया तो एक स्टोरी याद आ गई। एक बच्चे ने सवाल किया, उस बच्चे ने सवाल किया कि ये क्या है, तो टीचर ने कहा कि बेटा ये 9th मैट्रिक का है, आपको आगे वाले पढ़ाएंगे। चलो 9th मैट्रिक में आया तो उसने वो सवाल सेम किया कि ये सवाल है, उन्होंने कहा बेटा ये आपको कॉलेज वाले पढ़ाएंगे। फिर जब कॉलेज पास हुआ, यूनिवर्सिटी कॉलेज में इसने सवाल किया सर ये है, और ये यूनिवर्सिटी में आता है एंट्री टेस्ट में, नहीं बेटा ये ऐसे है, आपको क्या पढ़ाएंगे, आपको जो है वो यूनिवर्सिटी वाले पढ़ाएंगे। चलो ठीक है यूनिवर्सिटी वाले पढ़ाएंगे, ये समझो ऐसे राइटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग यही सवाल है, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक, तो ये सवाल कर रहा था वो। तो उसे नहीं यूनिवर्सिटी में सीखोगे। जब यूनिवर्सिटी गया तो उसने सेम सवाल किया, मैम हाउ कैन आई लर्न टू राइट एंड हाउ कैन आई लर्न टू स्पीक। बेटा ये तो आप इंटर में सीख के आए होंगे, 9th में सीख के आए होंगे, अब यहाँ पर आके बात करो, यहाँ पर आके लिखो। तो ये सीन आपसे भी हो सकता है जैसे मुझसे हुआ। सो बेटा वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम सागर राइट नाउ इन दीज मंथ्स। इधर वे जो मुझसे हुआ उससे बदतर आपसे होगा, क्योंकि मैं तो पढ़ाता था, मैंने तो आइल्स की हुई थी, मैंने सारा कुछ सीख लिया था। बेटा वहाँ पर क्या हुआ था सिमिलरली, तो ये चीज़ें आपको जिस टॉपिक मैंने लिखे हैं ये कंप्लीट करने हैं। सिमिलरली अब क्या होगा, 2 सालों के अंदर टीचर कभी भी, इंग्लिश वाला कभी भी आपको मार्क्स उस हिसाब से नहीं देगा क्या आपने पेपर में लिखा है, कैसे आप क्लास में बिहेव करते हो, आकर पार्टिसिपेट करते हो, आके बात करते हो, आके लिखते हो, आके समझाते हो, वो टीचर नोट करेगा और इंग्लिश में आपको वो मार्क्स देगा। एक बात याद रखना, इंग्लिश वालों में ना कसाई, सारों का दिल पिघल जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाले का कभी भी नहीं पिघलेगा। आपको अगर सप्ली लग गई बात खत्म। हाँ अगर उसने देखा हो ये बंदा आया है, चलो ठीक है बढ़ा दूंगी मैं मार्क्स। सो सिमिलरली अब इंग्लिश वाइज इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स बैकबोन ऑफ योर इकोनॉमी, एकेडमिक्स एंड फ्यूचर। अगर आपका सारा देखो आपका सिलेबस यूनिवर्सिटी का एमडीकेट, ईकेट, लेट, वट एवर, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, CSS इवन। आगे दूसरी बात बेटा आपकी ग्रेजुएशन भी उसमें। तीसरी बात फ्यूचर में अभी वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपर्ली। बेटा इतनी हमें फेवरिज्म इतना देते हैं, जिसको इंग्लिश आती है उसको कहते हैं ये चाहिए इंटर्नशिप में वहाँ ब्ला ब्ला। सो आई वुड लाइक टू से 2 सालों के लिए सब्जेक्ट होगा, इसको पढ़ो। और दूसरे कौन से सब्जेक्ट होंगे, इस्लामिक स्टडी। सर नजफ आपको पढ़ाएगा, तो बेटा वो याद रखना है, क्योंकि 2 सालों के दौरान एक सेमेस्टर में इस्लामिक स्टडी आएगा, वो 100 मार्कों का होगा, या मे भी मेरे पास 2 सालों के लिए आया था इस्लामिक स्टडी। दूसरी बात मैथ्स। एक बात याद रखना, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैथ से मैं इतना भागता था जैसे जानी दुश्मन, ये बिल्लो कुत्ते का। बेटा वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जब मैं पहुँचा अपने दूसरी डिग्री में, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो उससे पहले पता चला बैचलर करनी है फ्री इसी डिग्री में IR के अंदर, क्योंकि मैंने डिप्लोमा कर ली थी कराची से, आइल्स भी कर ली थी कराची से। फिर पता चला कि यहाँ पर IR बैचलर, चलो अब पता चला मैथ्स भी सब्जेक्ट है। मैंने कहा चलो होगा, अब मुझे पता नहीं था कि कैसे होगा। जब सिलेबस पढ़ रहा था, एक चीज़ पढ़ रहा था, दूसरी बोल रहा था, आगे पढ़ रहा था, पीछे वाली बोल रहा था। और समझियो न सिया वहीं पेरे वेरे पयासी भली ऑन द रिकॉर्ड पर बुधन मुझा प्रोफेसर
पहिरें पहिरें प्यासी को माना जेको हूंदो आहे मैथमेड त पोइ वरी टीचर ॿार त ॾेई करे पास करे छॾियो। बेटा वन थिंग यू कीप इन माइंड, छो असांजो बिहेवियर सुठो, सर मैथ नथी अचे छा कयूं, ज़रूरी छा मथो फाड़ियूं छा, तो कुछ चीज़ें नहीं होती। लेकिन वन थिंग यू कीप इन माइंड, अभी आपको सीखना है क्योंकि मैथ भी 1 साल के लिए होती है। जो इंजीनियरिंग में जाएंगे, इवन जो मेडिकल के होते हैं उनके लिए भी मैथ्स होती है। तो IR वालों के लिए मैथ्स थी, पाकिस्तान स्टडी वालों की मैथ्स होगी। सो वन थिंग यू कीप इन माइंड, लेट वाले, वकालत वाले मैथ्स, स्टैटिक्स मर गए बेटा। ये चीज़ें बेटा इजी, वन थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन। जब आप लॉ के अंदर आएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकंड, उसमें पूरे 6 महीनों का ये सिलेबस होता है। फिर जो ये बच्चे आते हैं ना सर के पास पढ़ने मैथ्स, इनको सप्लियाँ लगती हैं इसलिए आते हैं पढ़ने। ये जो स्टूडेंट्स आते हैं ना मेरे पास इंग्लिश पढ़ने, ये सीरियस नहीं लेते, इंटर तक नहीं लेते। मैथमेटिक्स फर्स्ट इंटर चीटिंग, इंटर ऐसे ही हो गई। अब आ गए यूनिवर्सिटी में, कोटा थे। कोटा मीन टू से, हैव यू हर्ड अबाउट इट? दैट इज नॉनसेंस। कोटा मतलब अगर मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ तो मेरा बच्चा अगर 32 मार्क्स भी उठाएगा, ये पासिंग मार्क्स 30 है, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट पे हाथ रखेगा, वो डिपार्टमेंट उसको मेरिट पे मिलेगा। लेकिन ये आपके लिए नहीं है। तो दिस इज हाउ योर सोसाइटी इज बीइंग डिवाइडेड। बेटा याद रखना, डोंट बिलीव इन लक। लक में वो बिलीव कर जिनके माँ बाप जो हैं ऑलरेडी प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको क्या करना है, पास करना है, ये डिपार्टमेंट चाहिए, मिल गया। लेकिन आपको उसी सेम डिपार्टमेंट में, IT में 76, 82, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी। क्लियर? सो सिमिलरली बेटा इंग्लिश आपको बिल्कुल आगे फ़ायदा देगी, और यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने का मेरा तरीका बिल्कुल चेंज होगा। कैसा? लेट्स सी। टीचर्स क्या करते हैं, सिलेबस को कवर करते हैं, मैं कवर नहीं करूँगा। टेंसेस को पढ़ा के मैं आपको काम दूंगा, फिर सबको मैं यहाँ पर खड़ा करूँगा और वो आप काम करके आएंगे और ये पढ़ेंगे, थोड़ा ज़बान प्रैक्टिस हो जाए, ताकि यूनिवर्सिटी में जाओ, हाँ सर सागर ने ये तो करवाया था, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। कभी कभी मेरे क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, वो क्या करते हैं, सर ज़िंदगी में मैं कभी भी बोर्ड पे नहीं आया, तो मैं इसको पहले ही खड़ा करता हूँ, तो उसकी ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, जो ऑनलाइन के हैं उनको मैं ऑनलाइन के लिए काम दूंगा कि ये करना, वो काम आप करके फ़ोटो निकाल के वो ग्रुप में सेंड करोगे। सो सिमिलरली बेटा वो हम चेक करेंगे, और उसके बाद 3 टेंसेस पढ़ने के बाद, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, वो पढ़ने के बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम खत्म करेंगे, फिर टेंसेस को भी खत्म करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नरेशन और वॉइसेस के अंदर। उसके बाद अगर हमें टाइम बचा, क्योंकि बचेगा नहीं, क्योंकि आपको फिर मैं कहूँगा कि अक्टूबर में टेस्ट देके 2 महीने और ज्वाइन करना है ये सिलेबस। क्यों? क्योंकि मेरा काम नहीं है कि सेंटेंस कंपोजिशन अभी पढ़ाना, कंडीशनल पढ़ाना नहीं, ऐसे पढ़ाना नहीं, क्योंकि ये मेरा सिलेबस नहीं है और आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी ये कवर करने के लिए। आप पहले रिलैक्स होकर टेस्ट दें, फिर आपके क्लासेस होंगे अगले साल फरवरी में। तो दिसंबर के अंदर, फॉर एग्जांपल नवंबर और दिसंबर के अंदर हम ये चीज़ कवर करेंगे, दोनों, सेंटेंस कंपोजिशन और ऐसे। जैसे यूनिवर्सिटी में कदम रखो, पता चले कि कहाँ से लोग आए हैं। क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।